नाज़रीन, जंग बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने जा रही है, बहुत ज्यादा एस्केलेट होने जा रही है और मामलात बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। हम एक ऑल आउट वॉर के अंदर तो हैं, लेकिन हर जंग के अंदर स्टेजेस होती हैं, हर जंग के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वेपन्स के हवाले से, टारगेट्स के हवाले से। अभी आप देखें रशिया और यूक्रेन की जंग, जो कि ऑल आउट वॉर है और एक कितनी बड़ी जंग है जो रशिया इस वक्त लड़ रहा है, लेकिन उसमें भी क्या रशिया ने अपने सारे वेपन्स इस्तेमाल कर लिए हैं? क्या वो सिविलियंस को हिट कर रहा है या हॉस्पिटल्स को हिट कर रहा है? तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंट उनका वेपन्स के हवाले से अभी भी है। तो यहां पर मामलात बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि इजराइल को ग्रीन लाइट दे दिया है वेस्ट ने। G7 का जो इजलास हुआ है उसमें इजराइल को ग्रीन लाइट दे दी गई है। इजराइल के इकदामात को ऑफिशियली ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर जब वो सेल्फ डिफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है और इजराइल को ये इजाजत दी गई है कि वो जिस तरह के इकदामात उठाना चाहता है वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे के अंदर आएंगे, क्योंकि ये आलमी जंग की तरफ धकेला जा रहा है अब मामले को। उसकी वजह यह है कि इजराइल जो है वो तो ईरानियन कौम के ऊपर हमला कर चुका है, वो तो उनको डिस्ट्रॉय करना के लिए हमला कर चुका है। वहां पर तो न्यूक्लियर का मामला है ही नहीं, वो तो वहां पर खाना जंगी छेड़ना चाह रहे हैं, ईरान के कई टुकड़े करना चाह रहे हैं। तो अगर ये पूरा G7 अब उनको सेल्फ डिफेंस कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि फिर ईरान के जो इत्तेहादी हैं, जो रशिया है, चाइना है, ब्रिक्स है, जिसने भी जो भी आना है तो वो भी इसके अंदर होंगे। तो ये मामले को बहुत ज्यादा खराब कर दिया गया है। और इस ग्रीन लाइट के बाद क्या हुआ है कि इजराइल ने अभी एक ऐसा बड़ा हमला किया जिसको एक टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, जिसके बाद यानी कि आप बहुत बड़ी एस्केलेशन देख सकते हैं ये आगे अगले घंटों के अंदर होने जा रही है। इजराइल की जानिब से जो स्टेट मीडिया के बिल्डिंग है, जो ईरान का सरकारी मीडिया है, जो टेलीविजन है, जो उनका रेडियो स्टेशन है, उसकी जो सरकारी बिल्डिंग्स है उनको निशाना बनाया गया है। ये अब तक की सबसे सिग्निफिकेंट ये एस्केलेशन है और हॉरिफिक क्राइम्स। आप देखें ना, दुनिया में कौन सी फौज है जो स्टेट मीडिया के ऊपर जाकर अटैक, जो जर्नलिस्ट के ऊपर जाकर अटैक करती है? तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है, खाना जंगी की कोशिश की जा रही है और ये बुज़दिली की जो है वो इंतहा है। और अमेरिका के हवाले से बड़ी खतरनाक रिपोर्ट सामने आ रही है। अमेरिका के हवाले से ये रिपोर्ट है कि हो सकता है आज रात वो इजराइल को ज्वाइन कर ले, हो सकता है ना करें, लेकिन जो एक हंगामी सूरत हाल है, जो अमेरिकन की मोबिलाइजेशन है, जो सिग्नल्स इस वक्त आ रहे हैं, अमेरिका किसी भी वक्त इजराइल को ज्वाइन कर सकता है। इस वक्त अमेरिका बहुत बड़ी तादाद के अंदर रीफ्यूलिंग, जो एयर के अंदर रीफ्यूलिंग जो प्लेन है वो बड़ी तादाद के अंदर मिडिल ईस्ट ट्रांसफर कर रहा है और यूरोप के अंदर भी वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अब पता नहीं ये ट्रम्प साहब जो वो करना क्या चाह रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी तादाद एयर जो फ्यूलिंग होता है, ये इसको किस लिए शिफ्ट किया जाता है? जब बहुत बड़ी बमबारी करनी होती है, जब कारपेट बॉम्बिंग करनी होती है, जैसे इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर की या इराक के अंदर की, जब ये जंगें शुरू हुई तो ये उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। कॉन्टिन्यूसली जो है वो बॉम्बिंग कर रहे होते हैं, तो ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं और बड़ी तादाद के अंदर यानी अमेरिका अपनी सारी कैपेबिलिटीज एयर फ्यूलिंग के हवाले वो मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। और किसी वक्त अमेरिका डायरेक्टली भी, ये वो अपने लिए भी हो सकता है या इजराइल के लिए वो ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका डायरेक्टली किसी भी वक्त जब वो इसको शामिल हो सकता है, जो जंग इजराइल ने मुसल्लत की है ईरान के ऊपर। और ईरान के हवाले से जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही है बड़ी अनयूजुअल हैं, और वो अनयूजुअल इस हवाले से हैं कि ये जो हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी हुई है, सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। अब ये कुछ ही देर पहले जो है वो सरकारी मीडिया जो है उसकी बिल्डिंग को लाइव स्ट्रीम हो रहा था, दुनिया देख रही थी, उस दरमियान जो है वो बॉम्बिंग हुई है। तो ईरान से रिपोर्ट्स ये हैं कि ईरान अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका स्केल सबसे बड़ा होगा। यानी इन तमाम 3 दिनों के अंदर ईरान ने एस्केलेट ही किया है। हर अगली रात का हमला पिछली रात से ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब जो ईरान से बात सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा हमला करने जा रहे हैं जो अनप्रेसिडेंटेड होगा, जो इनकी हड्डी पसली तोड़ के रख देगा। एक ऐसा हमला, बहुत लार्ज स्केल लेवल का हमला, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड, आप कह लें कि बहुत बड़ी पावर के साथ ये हमला जो है, बड़ी आप कह लें कि डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ, बड़ी क्रशिंग पावर के साथ जब वो अटैक करने जा रहे हैं। ये अगले घंटों के अंदर या अगले मिनटों के अंदर किसी भी वक्त या आज रात जब वो ये हो सकता है। और साथ ईरान ने तल अवीव से जो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स हैं वो भी दिए हैं। और न्यूक्लियर का मामला बड़ा खराब हो रहा है, यानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की हिट हो रही है मुसलसल, जिसके ऊपर आज रशिया की भी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने वार्न किया है और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी तबाही की तरफ दुनिया को धकेला जा रहा है और यहां से रेडिएशन निकल सकती है, ठीक है ना, यहां से रेडिएशन निकल सकती है। तो उसका नतीजा क्या होगा, उसके असरात क्या सिर्फ ईरान तक रहेंगे? ठीक है, उनकी डिफरेंट जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर है। तो देखिए, दुनिया जैसी तैसी भी है, पिछली सदी में जेनेवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल नॉर्म्स, देखिए ना, एक चीज चली आ रही है कि आप जो एलची भेजते हैं उसको अगला बंदा जब वो मर्डर नहीं करेगा, उसको मारेगा नहीं। ये कई सदियों से रिवाज चली आ रही है ना। तो दुनिया जितनी भी ब्रूटल होती है, ये दुनिया फिर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ चलती है। ये जेनेवा कन्वेंशंस, ये इनकी अहमियत है। तो यहां पर किसी चीज की कोई अब अहमियत नहीं है, वो सारे सिस्टम इस वक्त यहां पर तोड़ा जा रहा है।
गजा में पहले, अब ईरान के ऊपर, मतलब उनके हॉस्पिटल्स को और स्टेट मीडिया को जो बमबारी की जा रही है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया जा रहा है जहां से रेडिएशन का खतरा है। तो ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से इस वक्त की ताजा रिपोर्ट क्या है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वो चीज है जो आलमी जंग छेड़ सकती है, ये बात ज़हन में रख लें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान ने बंद करना है। अच्छा, उस बंदिश में ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका उसको भी एक जवाब बनाकर, क्योंकि उनको हर एक चीज जवाब ही लगती है, तो वो यहां पर एक जवाब बनाकर डायरेक्ट इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, खासकर यूरोप को झटका लगने जा रहा है और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका लगने जा रहा है। तो यानी एक ऐसी जंग जिसमें दुनिया भर जो है वो उसके मफादात जो है वो मुतासर होने जा रही है, ये जो इजराइल ने यहां पर जंग छेड़ी है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से अभी खबर ये आ रही है कि वहां पर ट्रैफिक में सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिल रहा है और इटली से बड़ी अहम तरीन कॉल जो है वो ईरान को हुई है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से भी बात हुई है। इटली चूंकि G7 का हिस्सा है तो G7 की अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, उसके बाद इटली से कॉल जो है वो ईरान को हुई है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर बात हो रही है और ईरान ने उनको भी अपना मैसेज कैटेगोरिकली जो है वो कन्वे किया है। इसी दरमियान जो है वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर का मामला है, ये बात सामने आई कि पाकिस्तान जो है वो अगर ईरान के ऊपर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर अटैक हुआ तो फिर उसके जवाब में पाकिस्तान जो है वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये बात जो है वो सामने पिछले 24 घंटों से चल रही थी। आज पाकिस्तान से इसका डिनाल भी आया, लेकिन एक चीज सामने होती है, बैकग्राउंड में क्या चीज चल रही है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, ईरान ने इन पिछले 3 दिनों के अंदर भरपूर हमले भी किए हैं, भरपूर अपनी कैपेबिलिटीज भी शो की हैं, लेकिन इन तमाम दिनों के अंदर ईरान दुनिया की गवर्नमेंट्स के साथ भी इंगेज करता रहा है, रीजन के साथ भी करता रहा है, रीजन आपस में भी करता रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के आपस में राब्ते भी होते रहे। ईरान ने जो बात सबके सामने रखी है और यूनाइटेड नेशन और सारी जो ये बैक चैनल पर बड़े हंगामी सदा के ऊपर राब्ते हो रहे थे, क्योंकि आप देखें ना, ये जंग क्या है जो सबको अपनी लिपेट में ले लेगी, तो एक बड़ी हंगामी सूरत हाल है दुनिया में। तो सबके जो राब्ते हो रहे थे, ईरान उनके सामने ये बात रख रहा था कि ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इजराइल को रोका जाए। उन्होंने हमला किया, अग्रेशन किया, हमने अग्रेशन का जवाब दिया। ठीक है, अभी भी टाइम है कि इसको रोक दिया जाए। ठीक है, हम भी मजीद हमले नहीं करेंगे, इजराइल को जो है वो रोका जाए। लेकिन अगर इजराइल को नहीं रोका जाता तो फिर ये बात नोट कर लें, हम पेशगी तौर पर सबको बता रहे हैं कि ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और फिर जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा फिर वो बहुत ज्यादा तबाहकुन होगा। तो जाहिर बात है कि ना ही वेस्ट ने इसको किसी जो है वो इसको कंसिडर किया, और चूंकि वेस्ट एक एरोगेंस और इल्यूजन का शिकार है और वो समझते हैं कि उनके पास जो पावर है बस वो हर किसी को क्रश करके रख देंगे। तो और नेतन्याहू मौजूद है, नेतन्याहू के होते हुए और 40 साल से वो जंग की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या अब रोकेगा? नेतन्याहू कभी भी इस जंग को नहीं रोकेगा। इसलिए इस जंग से आलमी जंग के खतरात क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि नेतन्याहू नहीं रोकेगा। और आगे हम किस मतलब आगे तो फिर दोनों तरफ से, इजराइल से भी मतलब अमेरिका आ रहा है इसराइल की इस एग्रेशन में सपोर्ट करने, और फिर ईरान के साथी भी डेफिनेटली आएंगे। तो जंग फिर आगे से आगे फैलेगी और इसका स्केल जो है वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। तो अभी जो एक सिग्निफिकेंट वाकया हुआ है, स्टेट मीडिया को हिट किया गया है, ये आप कह लें कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इस वाकये ने बहुत सारी चीजों की कलाई खोली है उन आंखों से जिन्होंने खुद साख्ता अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, और उन कानों से जिन्होंने जो सही बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी बात वहीं घूम रही है कि ये तो न्यूक्लियर का मामला है, बस न्यूक्लियर को हिट करना है। स्टेट मीडिया का न्यूक्लियर से क्या ताल्लुक है? स्टेट मीडिया से मुराद यह है कि ये पुरानी प्रैक्टिस है। अमेरिका ने जहां जहां पर भी रिजीम चेंज की कोशिश की है, चाहे वो इराक हो चाहे वो बाकी जगह हो, वहां पर वो मीडिया को पहले हिट करते हैं। ठीक है ना, मीडिया को इसलिए हिट किया जाता है कि क्योस फैलाया जा सके, खासकर ईरान जैसा मुल्क जहां पर मतलब एक उनका अपना एक सिस्टम है, सरकारी मीडिया है और उसी को ज्यादा सुना जाता है। और इस वक्त एक जंगी सूरत हाल है, सब मीडिया देख रहे हैं कहां पर क्या इंस्ट्रक्शन जारी हो रही हैं। मुसाद के हवाले से बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जारी हो रही थी, जिसके बाद उनका बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है। तो दुनिया मीडिया देख रही है, दुनिया भी देख रही है और ईरानियंस भी अपना मीडिया देख रहे हैं। तो उस बिल्डिंग को, उस मीडिया को हिट करना, क्योस फैलाने की, यानी खाना जंगी की जो है वो पूरी कोशिश की गई है। यानी इसका मतलब यह है कि एक नेशन के ऊपर अटैक हो चुका है। अब ये बात उन आंखों से वो देख रही हैं जिन्होंने खुद साख्ता पट्टी बांधी हुई थी। यानी अब ये एक नेशन के ऊपर अटैक है जिनसे जीने का हक छीन लिया गया है। तो वो जो ईरान उनको बार बार कह रहा था कि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं अभी भी, अब कुछ घंटे पहले हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्बिंग हो गई। अब जो है वो यहां इस मीडिया को निशाना, और उसमें और उसके अंदर जो है वो शहादतें हुई हैं, यानी जो जर्नलिस्ट हैं वो यहां पर शहीद हुआ। फिर देखें गजा में इन्होंने सैकड़ों जर्नलिस्ट को शहीद किया और इन डेकेड्स के अंदर इन्होंने कई एक जर्नलिस्ट को शहीद किया है। और चूंकि इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मुद्दतों से ये ऐसा करता चला आ रहा है, इसलिए जो है ना इसको लगाम नहीं डालेगी, इसको अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। तो इसलिए आप देखिए कि ये जर्नलिस्ट को इसने कितने शहीद किए हैं, गजा में कितने किए हैं, और अब ईरानियंस को कर रहा है। तो ये ईरानियंस हैं,
जाहिर बात है अब उनकी पूरी कौम के ऊपर हमला हो गया है। देखिए एक रियासत क्या होती है अगर वो अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, भाई उनका तो सब कुछ इस वक्त दांव के ऊपर लग गया है। तो अब कौन सी रिस्ट्रिक्शन, सारी बातें उन्होंने कन्वे कर दी, उनके ऊपर हमला भी हो गया, उन्होंने फिर भी रिस्ट्रेंट किया। तो अब वो किसी और ताकत के साथ जब वो जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि ये रिजीम चेंज है। और रिजीम चेंज कैसे है? रिजीम चेंज तो खाना जंगी के जरिए है, और खाना जंगी का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए अब ये सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है जो इन्होंने यहां पर की है। और फिर आप ईरानियंस का जज्बा भी देखिए। खातून वहां पर मौजूद थी, स्टूडियो के अंदर लाइव ट्रांसमिशन कर रही थी, और 2 बच्चों की वो मां है और फेमस वहां की जर्नलिस्ट हैं। और 2 मरतबा बिल्डिंग को हिट किया गया विद इन मिनट्स, और बमबारी के 10, 15, 20 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा से लाइव ट्रांसमिशन वहीं पर बैठकर शुरू कर दी। ये देखें, जान हथेली पर रखकर ये कौमें फिर इस तरह से लड़ती हैं। इनको देखो, वो कह रहे हैं बंकर के अंदर ही सोया करो, बंकर से बाहर ना निकलना, ठीक है। दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस, अमेरिका, बर्तानिया, वो कह रहे हैं बंकर के अंदर सोना, बंकर से बाहर ना निकलना। और इधर आप देख लें, वो उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ है, वो दोबारा से चंद मिनट के बाद उन्होंने दोबारा से लाइव ट्रांसमिशन जो है वो शुरू कर दी है। तो ये बहरहाल अब ईरानियन कौम के ऊपर हमला हो चुका है। मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरा रीजन इससे मुतासर होगा अगर ईरान फॉल करता है, जो कि नहीं करेगा, और इसराइल को उसका सबक सिखाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि तेहरान इवैक्यूएट करें। ये बाकियों को भी अपनी तरह जो है वो सेटलर्स समझते हैं, तेहरान को कह रहा है इवैक्यूएट करे। अच्छा, तो अब जो हम ईरान से इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान अगले चंद मिनटों में, अगले घंटे में, आज रात मिडनाइट के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल का हमला करने जा रहा है। यानी आज से जंग एक और फेज के अंदर दाखिल हो जाएगी। ये जो अब हमला ईरान करने जा रहा है, इसके बाद जंग किसी और फेज के अंदर दाखिल हो जाएगी, ठीक है। और ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने यह अनाउंस किया है कि हमारे ऊपर जो अग्रेशन किया गया है, ये असल में आगाज है इजराइल के इख्तिताम का। हमारे ऊपर जो अग्रेशन है, ये असल में आगाज है इजराइल के इख्तिताम का। तो हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी लार्ज स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ द इजरायली एग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी अनयूजुअल। ईरान ने बहुत बड़े हमले किए हैं, लार्जेस्ट एवर अटैक्स किए हैं, लेकिन अब वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो हमला करने जा रहे हैं जो लार्जेस्ट होगा और फॉर द फर्स्ट टाइम इस स्केल का हमला ईरान करने जा रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा अटैक करेंगे कि पूरे रीजन का जो ऑर्डर है वो बदल कर रह जाएगा। ईरान इज प्रिपेयर टू लॉन्च अ वेरी लार्ज स्ट्राइक इन द इवेंट ऑफ इजरायली एग्रेशन। अब ये 2-3 आप हेडलाइंस मुख्तलिफ मीडिया से बात सामने आ रही है। ईरान इज प्रिपेयरिंग अ वेरी लार्ज स्ट्राइक ऑन इजराइल। फारस न्यूज ईरान का, ये सैयद मोहम्मद मरांदी जो कि उनके टॉप ऑफिशियल हैं। ईरान विल हिट द रिजीम वेरी वेरी हार्ड। प्रोफेसर भी हैं और सुप्रीम लीडर के करीबी हैं। ईरान विल हिट द रिजीम वेरी वेरी हार्ड। ये 3-4 मुख्तलिफ सोर्सेस से ये बात सामने आ रही है। और ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस की 2-3 स्टेटमेंट जो उन्होंने सरकारी सतह पर जारी किए हैं। ये जो स्टेट मीडिया पर अटैक हुआ है, हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्बिंग हुई है, इसके जवाब में वो क्या करने जा रहे हैं? देयर विल बी नो सेफ प्लेस लेफ्ट इन द ऑक्युपाइड टेरिटरी। अब कोई कोना इनका ऐसा नहीं बचेगा कि जो सेफ होगा। We are in a new phase and we will change the calculations of the Israeli entity। आज से नए फेज का हम ऐलान कर रहे हैं। और देखें, अगर यमन कहता है कि हम नए फेज का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर यमन अपनी ताकत के मुताबिक कहता है। अब ईरान कह रहा है कि हम नए फेज का ऐलान कर रहे हैं, और पिछले 3 दिन हम देख चुके हैं कि ईरान कितनी तबाही ला सकता है। तो आज उनका जो नया फेज है, ये बस इसको देखने के लिए सब इस वक्त तैयार है। Netanyahu's stupidity and the Israeli entity will teach the entity a lesson it will never forget। एक ऐसा सबक इनको सिखाएंगे, और नेतन्याहू ने जो स्टुपिडिटी की है, एक ऐसा इनको सबक सिखाएंगे कि ये जनरेशन सब जो है वो याद रखेंगे। Aggression against Iran will certainly be the beginning of the end for the Israeli entity। ये ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो अग्रेशन शुरू किया गया है, असल में ये क्या है? असल में ये साबित होगा, दिस विल लीड टू द एंड ऑफ द इजरायली एंटिटी। देखें, वो रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे, अब वो कुछ और बात कर रहे हैं, ठीक है। द ऑक्यूपेशन रियलाइज इट हैड टू रिकंसिडर ऑल इट्स प्रीवियस कैलकुलेशंस। हम ऐसा हमला करेंगे, ये तमाम इनकी कैलकुलेशंस उड़ा कर रख देंगे। आफ्टर विटनेसिंग द स्पीड ऑफ ईरान रिस्पॉन्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मिलियंस ऑफ मिसाइल्स। ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस कह रही हैं कि हमारे पास मिलियंस ऑफ मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स, मिसाइल्स मिलियंस की तादाद के अंदर है, ठीक है। और हमारा जो रिस्पांस होगा, जो स्पीड अब हम शो करने जा रहे हैं, यानी जितनी तेजी के साथ हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रीजन का ऑर्डर भी बदलेगा, और वो इस एंटिटी को सबक भी सिखाएगा, और इस एंटिटी को अपने इख्तिताम की तरफ भी लेकर जाएगा। फिर ऑफिशियल मीडिया IRGC कॉल ऑन तल अवीव रेजिडेंट्स टू इवैक्यूएट एज सून एज पॉसिबल। ये नेतन्याहू ने कहा तेहरान इवैक्यूएट कर जाए,
तो भाई तेहरान तो 2000 से भी पता नहीं कितने साल से वो इधर ही बैठे हुए हैं, ये उनकी सरजमीन है, वो कहीं से यूरोप से उठ कर नहीं आए। तो आगे से IRGC ने कहा कि जल्द अज जल्द जो है वो तल अवीव वाले जो हैं, जो सेटलर्स यहाँ पर आए हैं, जल्द अज जल्द वो यहाँ से इवैक्यूएट करें। और ईरान के जो सदर हैं उन्होंने इस्लामी दुनिया के नाम पैगाम जारी किया है, वी एक्सटेंड अ हैंड ऑफ ब्रदरहुड टू ऑल इस्लामिक कंट्रीज, दे आर आवर ब्रदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम स्टैंड विद अस टुडे, इट इज द टाइम फॉर यूनिटी। इस्लामी दुनिया के नाम उन्होंने पैगाम जारी किया और कहा है कि बहुत सारे हमारे साथ खड़े हैं और ये टाइम है इत्तेहाद का। देखें आज अगर ईरान है तो कल को किसी और के, देखें ना कि वो लेबनान से शाम, शाम से इराक से यमन से लिबिया से सूडान से सोमालिया, आज ईरान। तो ये ईरान तक मामला रुक जाएगा? नहीं, ईरान अगर फॉल करता है ये मामला यहां पर रुकेगा नहीं। तो इसलिए ये सब की जंग है। ईरान ने बड़े हमले जो किए हैं, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया हाइफा के अंदर, और वहां पर इनकी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइफा में जो ऑयल रिफाइनरी लगी है, यहां से ऑयल जो है वो जाता है यूरोप को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ऑयल यूरोप को जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि सब इंगेज हो जाएंगे इसमें। तो G7 ने जो आज किया ना कि सेल्फ डिफेंस हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ एक और अहम कदम जो है वो धकेला है, एक बड़ी जंग की तरफ। अच्छा, ईरान के अंदर इस वक्त जो है वो इंटेंसिव सिक्योरिटी एक्टिविटीज हो रही हैं, और जो मुसाद के कोलैबोरेटर हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है। और इजरायली नहीं है, वो एक और मुल्क है, उसके लोग वहां पर हैं और वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। ठीक है, वो उनके साथ भी बाद में फिर देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ईरान में बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया और पता नहीं इजराइलियों का। असल में ईरान ने एक मुल्क की तरफ सॉफ्ट कार्नर रखा और उसने धोखा दिया। ठीक है, ये मामला इनके साथ हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, वहां ईरान से ये बात सामने आई कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पाकिस्तान फिर इजराइल के ऊपर करेगा, जिसको आज पाकिस्तान ने जो डिनाई किया है। देखिए, ये कोई बात कहने वाली नहीं होती। ठीक है, मतलब पाकिस्तान क्या उसको इंडोर्स करेगा? जब इब्राहिम रईसी जब पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आए थे, तो उस वक्त अगर आप में से बहुत सारे लोगों को याद हो तो एक व्लॉग हमने उस वक्त किया था कि असल में जो बात पाकिस्तान से क्या मांगा जा रहा है। उस वक्त पाकिस्तान वैसे ज्यादा इंटरनल टर्मोइल के अंदर था। बुनियादी तौर पर उस वक्त भी यही बात पाकिस्तान के साथ हो रही थी कि न्यूक्लियर एक सपोर्ट कि अगर इजराइल करेगा तो क्या फिर आप हमारे साथ होंगे। ये बात उस वक्त भी चल रही थी। तो ये बातें जो होती है ना, ये इसका कोई सबूत नहीं होता। मतलब हम कह देंगे हाँ ये बात हुई है, ये इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर होती है, ये इतने सिक्योर चैनल्स के ऊपर होती है कि इसका कोई एविडेंस नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये बात, इसको बहुत सारे एक्सपर्ट समझते हैं कि हाँ ये बात ऐसी है। ठीक है ना, यानी अब क्या पाकिस्तान आकर कहेगा कि हम इजराइल पर न्यूक्लियर गिराएंगे? तो डेफिनेटली नहीं कह सकता। तो लेकिन एक बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं यकीन दहानी हुई है एक बड़े हाईएस्ट सतह के ऊपर, और वो ऐसी सीक्रेट बात होती है कि वो कोई लिख कर नहीं दिया जाता कि हाँ हम ऐसा करेंगे। बस वो एक कॉन्फिडेंस होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो देखे ना कि अगर ईरान के ऊपर होता है तो फिर उसके तो असरात सबके ऊपर आएंगे। तो उस जब न्यूक्लियर इस्तेमाल हो जाएगा ना, तो तब दुनिया इतनी तेजी के साथ बदलेगी ना। वो आज वाला बैलेंस ऑफ पावर, आज वाले देखिए, वो तो फिर नॉर्म्स ही खत्म होगी ना। जो बाइंडिंग्स हैं न्यूक्लियर के हवाले से, वो तो इजराइल ने इस हमले के साथ खत्म कर दी हैं। वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी गया और बहुत सारी और अंडरस्टैंडिंग जो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हुई हैं, के हवाले से हुई हैं, वो तो इजराइल ने खत्म कर दी हैं। अगर वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर देगा तो फिर तो मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो फिर तो रिस्ट्रिक्शन को पीछे बचेगी नहीं। तो उस वक्त की दुनिया, जिस दिन न्यूक्लियर इस्तेमाल हो गया, उस वक्त की दुनिया जो है वो कोई और दुनिया होगी। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जो दुनिया में आलमी जंग भी छेड़ सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सीज फायर भी करवा सकता है, क्योंकि ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि ग्लोबल इकोनॉमी को ऐसा धक्का लगेगा। लेकिन अगर यूरोपियंस और अमेरिकन इसी एरोगेंस में और इसी इलोयन में और के इजराइल का बस साथ देना है, क्योंकि आप देखें ना जंग छेड़ दी है, इजराइल को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब जंग रोकेंगे तो इजराइल की डिफीट है। अब इसी चक्कर में जंग चलाते रहेंगे, आगे फिर क्या नतीजा निकलेगा। तो ये एक पहले सोचना चाहिए था। तो कंप्लेक्स सूरत हाल है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक ऐसा पॉइंट है जो सीज फायर भी करवा सकता है, जो आलमी जंग भी छेड़ सकता है, जो रीजनल वॉर भी छेड़ सकता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से मुसलसल खबरें आना शुरू हो गई हैं। एक तो बरतानिया ये कह रहा है कि वहां पर जो डिक्रीज देखने को मिल रहा है सी ट्रैफिक के हवाले से, अब वहां पर जहाज कम होना शुरू हो गए। अब अंदाजा, मतलब ऑलरेडी लोग जो वो यानी मुख्तलिफ कंपनीज है वो एहतियाती तदाबीर ले रही हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ी बात है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से उन्होंने कम करना शुरू कर दिया। दूसरा, इटली की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईरान के साथ कॉल पर बात की है, और जाहिरी बात तो यही की है कि डायलॉग होना चाहिए और डी एस्केलेशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ रिमेन्स ओपन एज इट इज एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड।
ये इटली बात कर रहा है, G7 की स्टेटमेंट के बाद ये बात कर रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बहुत एक डिसाइडिंग टाइम होने जा रहा है उसके हवाले से। और ईरान ने कहा ना कि फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मामला, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी शामिल है, ठीक है ना, और हिजबुल्लाह का आना भी शामिल है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस ईरान के पास है। उनकी नेशन के ऊपर हमला हुआ है, तो नेशन के दिफा में ईरान बहुत आखिरी हद तक जाएगा। और अमेरिका जो है वो बड़े खतरनाक मामला हैं, बहुत ही खतरनाक मामला हैं। मैं इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं, अब देखना हमला इन्होंने किया, अब अमेरिका को पुकार रहे हैं, ईरान तो किसी को नहीं पुकार रहा। इजरायली आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन है उसकी जरा एक स्टेटमेंट देखिए, ये कितनी खतरनाक है। वी डेल्ट अ डिवास्टेटिंग ब्लो टू द इरानियंस बट द फाइनल ब्लो टू देयर डिफीट लाइज इन अमेरिकन्स हैंड्स अलोन। हमने बहुत तबाही मचा दी है ईरान में, लेकिन जो असल तबाही, जो फाइनल तबाही आएगी वो अमेरिका मचाएगा, और वो सिर्फ अमेरिका ही मचा सकता है, ठीक है। अमेरिका मतलब अब ये इजरायली आर्मी का स्पोक्स पर्सन बात कर रहा है, तो अमेरिका जो है वो उसके हवाले से खतरात बहुत ज्यादा है। लेकिन आगे एक आलमी जंग भी खड़ी है, और अमेरिका अगर आएगा तो ये बात भी खड़ी है कि फिर ईरानियन मिसाइल उनकी बेसिस को भी हिट करेंगे, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल ट्रंप पर प्रेशर है, और इस बात को ये यकीनी नहीं बना सकती कि ट्रंप आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ट्रंप जिस अंदाज में सोचता है वो इस चीज को नहीं देखता। अगर वो कोई समझदारी वाला फैसला करता तो जो उसने ऑलरेडी पॉलिसीज बनाई हैं, या गजा की जंग उसने दोबारा से शुरू करवाई, या फिर ईरान की जंग शुरू करवा दी है, ये कोई वाइज पॉलिसी तो नहीं थी। तो इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू की मौजूदगी के अंदर दुनिया एक बड़े खतरे से दो चार है, एक न्यूक्लियर जंग के खतरे से दो चार है, ठीक है, एक रीजनल वॉर से दो चार है। और आप सोचिए अगर वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड सिक्योरिटी अगर ये दोनों मुतासर होते हैं तो दुनिया भर के इंसान जो वो किस मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।